हेलो बच्चों, शुभ आशीर्वाद। ये कक्षा 7 का पाठ 1 भूगोल, पृथ्वी और हमारा जीवन। कक्षा 7 पाठ 1 पृथ्वी और हमारा जीवन से संबंधित सेशन है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और नोटबुक में लिखेंगे भी। तो चलिए ये देखें, कक्षा 7 का वीडियो है, पाठ 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी और हमारा जीवन का पहला पाठ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आगे आप प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और लिखेंगे भी। पहला प्रश्न आपके सामने है, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की किससे की जा सकती है? हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना किससे की जा सकती है? भाई तुलना किससे की जा सकती है? ये तुलना है भाई, बीच में नहीं लिखा गया है। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना किससे की जा सकती है? पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और नोटबुक में लिखते चलेंगे। तो पहला प्रश्न, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना किससे की जा सकती है? ऑप्शन देखें। ऑप्शन है, प्याज से की जा सकती है, आलू से की जा सकती है, गोभी से की जा सकती है, बैगन से। बच्चों खुश हो गए होंगे, सब खाने की चीज़ें हैं। तो चलिए बताइए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना किससे की जा सकती है? तो प्याज से। जैसे प्याज में परत दर परत आप निकलती जाएगी, वैसे हमारी पृथ्वी की संरचना परत दर परत है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। आपका उत्तर होगा प्याज। ठीक, तो ये पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर चारों ऑप्शन लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे, उत्तर में आगे प्याज, ऐसा लिखना रहेगा। फिर अगला प्रश्न, हमारी पृथ्वी के अंदर की परत कौन सी है? हमारी पृथ्वी के अंदर की परत कौन सी है? बताओ, हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं? तो चलिए भाई देखते हैं। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोन्ड या ये सभी हैं? तो चलिए, हमारी पृथ्वी के अंदर की परत कौन कौन सी है? तो ये चारों है। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी, बीच की परत को मेंटल, सबसे नीचे परत को क्रोन्ड कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ये सभी। आप ये सभी सही है, ऐसा उत्तर लिखेंगे। ऑप्शन भी लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे पहले, फिर ऑप्शन लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। ऐसे याद भी करना है। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है, क्रोन्ड कहलाता है, भूपर्पटी कहलाता है या दोमट कहलाता है? तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। अभी व्याख्या में हमने बताया पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन है? अभी आपने देखा सबसे ऊपरी परत भूपर्पटी, तो भूपर्पटी तो कट गया। पूछ रहा सबसे आंतरिक परत, तो मेंटल बीच में है,
कोयला तो एक उसका रासायनिक जीवांश है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोंड है भाई, क्रोंड। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस पर्वत को भारत का पहरेदार कहा जाता है? किस पर्वत को भारत का पहरेदार कहा जाता है? तो आप प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, फिर ऑप्शन भी पढ़ना, सुनना, लिखना है। ऑप्शन देखते हैं। भारत का पहरेदार हिमालय को कहा जाता है, या आल्प्स पर्वत को, या विंध्याचल पर्वत को, या गोवर्धन पर्वत को। भारत का पहरेदार किसे कहा जाता है, ये आपको बताता है। प्रश्न नंबर 5, तो भारत का पहरेदार कहा जाता है हिमालय पर्वत को, हिमालय पर्वत को। उत्तर में आप लिखेंगे हिमालय पर्वत। फिर अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो चलिए भाई, ये पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। प्रश्न क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। ये प्रश्न हो गया। पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न है। अब इसका उत्तर क्या है? उत्तर में लिखेंगे, एक भू परपटी, भू परपटी। नंबर 2 मेंटल, नंबर 2 मेंटल। नंबर 3 क्रोंड। पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो उत्तर है पृथ्वी की, ऐसा लिखना, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम इस प्रकार हैं। जो आप उत्तर लिखेंगे, याद करेंगे। तो प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए, फिर उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 भू परपटी, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 क्रोंड। इस तरह से आपको लिखना रहेगा, याद करना रहेगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भू परपटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर होती है? भू परपटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर होती है? इसका उत्तर आपको देना है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर क्या लिखेंगे? भू परपटी की सबसे, भू परपटी की सबसे ज़्यादा मोटाई, सबसे अधिक मोटाई, अधिक मोटाई, मोटाई पर्वतों, पर्वतों के नीचे होती है, पर्वतों के नीचे होती है। प्रश्न रहेगा भू परपटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? तो आप लिखेंगे उत्तर, भू परपटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। करीब 70 किलोमीटर, ये भी लिख लेना तो अच्छी बात रहेगी। 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर होती है इसकी मोटाई। कितनी? 70 किलोमीटर। ये भी लिख लोगे तो और अच्छी बात। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं।
प्रश्न नंबर 3, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो कहाँ एकत्रित रहता है? तो आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा दुर्बलता मंडल में रहता है। प्रश्न रहेगा, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्रित रहता है? तो उत्तर लिखेंगे, ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा दुर्बलता मंडल में रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कितने वर्षों पहले हुई? हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कितने वर्षों पहले हुई? ये आपसे पूछा जा रहा है, जो हमारा सौरमंडल है कितने दिनों पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्तर में लिखेंगे, उत्तर, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई। प्रश्न है, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई? तो आप उत्तर लिखेंगे, हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई। इस तरह से आप याद करेंगे, उत्तर लिखेंगे। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ये आपको प्रश्न है। अब आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर, हमारे सौरमंडल में या सौरमंडल में 8 ग्रह है। 8 ग्रह है। सौरमंडल में 8 ग्रह है। अब ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो अभी बहुविकल्पी प्रश्नों में बताया, कहा जाता है भूपर्पटी। तो आप क्या उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, उत्तर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी समझिए, भूपर्पटी कहा जाएगा। प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो अब उत्तर क्या लिखेंगे? पृथ्वी के, उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्रोंड कहा जाता है। क्रोंड कहा जाता है। प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को
क्रोंड कहा जाता है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उत्तर लिखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा कहा जाता है। उत्तर ये एक शब्द में नहीं याद करना है। उत्तर लिखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। ऐसा उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे। प्रश्न नंबर 9, जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 9, जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? तो उत्तर लिखेंगे, जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। लावा कहलाता है। जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? तो उत्तर लिखेंगे, जब मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, रूपांतरित चट्टानें किसके द्वारा बनती हैं? रूपांतरित चट्टानें किसके द्वारा बनती हैं? ये प्रश्न है। याद करेंगे, इसे लिखेंगे भी उत्तर या समझेंगे। प्रश्न नंबर 10, रूपांतरित चट्टानें किसके द्वारा बनती हैं? तो उत्तर लिखेंगे, रूपांतरित चट्टानें ताप और दाब द्वारा बनती हैं। इस तरह से आपको उत्तर लिखना रहेगा, याद करना रहेगा। अब आगे आइए। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर वाक्य सही कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर सही वाक्य लिखिए। प्रश्न को फिर से, कैसा प्रश्न पूछ रहा? निम्नलिखित वाक्यों से गलत शब्द को काटकर वाक्य सही कीजिए। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1, परतदार आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती है। ये आपका है, इसमें परतदार सही है या आग्नेय सही है, ये आपको बताना है। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करें। तो परतदार गलत है, इसको हम काट देंगे और ये उत्तर हो जाएगा, आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती हैं। परतदार काट देंगे। समझिए, प्रश्न नंबर 1 में परतदार या आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती है, इसमें परतदार गलत है, आग्नेय शैल कठोर और रवेदार होती है। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2, परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब या नदियों का बड़ा हाथ है? परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब या नदियों का बड़ा हाथ है। तो परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब सही है, नदियों का बड़ा हाथ है, काट दीजिए। आंतरिक दाब का हाथ है, आंतरिक दाब का हाथ है, ये कट जाएगा। ठीक,
परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब का हाथ है, का बड़ा हाथ है। नदियों काट देना, नदियों को काट देना। परतदार शैलों की उत्पत्ति में आंतरिक दाब का बड़ा हाथ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखें। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को आग्नेय या रूपांतरित सरल कहते हैं, शैल कहते हैं। प्रश्न नंबर 3। रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को आग्नेय या रूपांतरित शैल कहते हैं। तो रूप तथा गुणों के परिवर्तन से, भाई जिसका रूप और गुण परिवर्तन हो जाएगा वो रूपांतरित शैल कहलाएगी। तो इसमें गलत क्या होगा? आग्नेय, आग्नेय काट दिया। जिसका रूप तथा गुण के परिवर्तन से बनी शैल को रूपांतरित शैल कहते हैं। समझिए, आग्नेय काट देंगे। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4। चूने के पत्थर से संगमरमर या कोयला बनता है। चूने के पत्थर से संगमरमर या कोयला बनता है। तो चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, कोयला आप काट दीजिए, कोयला आप काट देंगे। चूने के पत्थर से, प्रश्न ऐसे लिखेंगे, ऐसे याद करेंगे। चूने के पत्थर से संगमरमर या कोयला बनता है, फिर उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे एक बार पेन चलाएंगे, फिर उत्तर लिखेंगे। चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, इस तरह से आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5। हिमालय पर्वत आग्नेय या परतदार शैल का उदाहरण है। आग्नेय, तो हिमालय पर्वत आग्नेय या परतदार शैल का उदाहरण है। तो प्रश्न नंबर 5, तो हिमालय पर्वत में आग्नेय शैल का नहीं, आग्नेय कट जाएगा, परतदार शैल का उदाहरण। हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है। उत्तर लिखेंगे, हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है। प्रश्न लिखेंगे, हिमालय पर्वत आग्नेय या परतदार शैल का उदाहरण है। तो इस तरह का आपको प्रश्न उत्तर याद करना है, लिखना है। प्रश्न नंबर 6। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रोण कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रोण कहते हैं। हम व्याख्या में आपको पहले के प्रश्नों में बता चुका हूँ। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं, आंतरिक भाग को क्रोण कहते हैं। यहाँ ऊपरी भाग पूछा जा रहा, आपका क्रोण कट जाएगा, ठीक। और उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7। पृथ्वी के सबसे निचले भाग को आंतरिक कोण, निचला मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निचले भाग को आंतरिक कोण या निचला मेंटल कहते हैं। तो निचला मेंटल क्या है? ये बीच का भाग है। यहाँ पे निचला या सबसे निचले भाग को पूछ रहा है, निचला मेंटल गलत हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निचले भाग को आंतरिक कोण कहते हैं। यहाँ पे निचला मेंटल गलत हो जाएगा और पृथ्वी के सबसे निचले भाग को आंतरिक कोण कहते हैं। ये उत्तर में ऐसा लिखेंगे। अगले प्रश्न पे चलें। और जिन दोस्तों का नंबर हो, जो आपके संपर्क में हो, उनके पास सेशन को शेयर कर दो और लाइक भी करेंगे। लाइक कमेंट तो करेंगे जो समझ में ना आवे, और सेशन को शेयर कर दें। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें, क्योंकि आपके पूरे कोर्स की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8। आग्नेय शैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं,
पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर में क्या करेंगे, आग्नेय शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये नहीं पाए जाते हैं, ये काट देना। समझ गए। प्रश्न नंबर 8। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलता है, नहीं मिलता है। आग्नेय शैलों में सोना, आग्नेय शैलें जो ज्वालामुखी विस्फोट से पहले निकलता है उसी को बोलते हैं आग्नेय शैलें। अब शैलों के बारे में समझ लें। जो आग जैसा दहकता हुआ लावा निकलता है वो आग्नेय शैलें हैं। जो बार बार निकलता है उस पर परत जम जाती है, परतदार शैल कहते हैं। और जो ताप और दाब के द्वारा जिसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसे रूपांतरित शैल कहते हैं। तो प्रश्न है आपका, आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलता है, नहीं मिलता है? तो मिलता है भाई, मिलता है। नहीं मिलता काट दीजिए। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलता है। प्रश्न को समझ रहे हैं और उसके आगे में कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपके समझ में आ रहा है। लाइक भी करेंगे और सेशन को अधिक से अधिक लोगों से जोड़े, लोगों को अधिक से अधिक उत्साहित करें कि चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएं। फिर प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज नहीं पाए जाते या पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं। तो भाई परतदार शैलों में जब आग्नेय शैलें निकलती हैं उनके ऊपर उसमें पाया जाता है, उसके ऊपर बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होता है, परत जमती है, तो उसमें भी ये पदार्थ पाए जाते हैं। तो प्रश्न है आपको, परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज नहीं पाए जाते हैं। तो आप पाए जाते हैं, नहीं काट देंगे, नहीं को काट देंगे। समझिए, नहीं को काट देना है, पाए जाते हैं। अगले चलिए अगले प्रश्न की ओर। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब चलिए भाई रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 1, हमारी ... भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। हमारी है, फिर खाली स्थान है, पर उसके आगे भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे? पृथ्वी। काली पेन से, ये काली पेन से लिखेंगे ताकि पता चले कि आपने क्या इस यहाँ पे खाली स्थान में, रिक्त स्थान में क्या पूर्ति की है। समझिए। तो हमारी, फिर खाली स्थान भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। फिर खाली स्थान में, रिक्त स्थान में पृथ्वी, काली पेन से, मोटी कलम से लिखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी आज भी अंदर से है। भाई पृथ्वी आज भी अंदर से है। तो आज की डेट में
कैसी है, आज की तारीख में भी पूछ रहा, तो पृथ्वी आज भी पूछ रहा, तो पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। ठीक, गर्म, रिक्त स्थान में गर्म लिखेंगे। पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है, तो रिक्त स्थान में गर्म भरेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की ऊपरी परत को खाली स्थान कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है, ये प्रश्न कई बार आया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी की ऊपरी परत, अब क्या भरा जाएगा, तो भूपर्पटी, बार बार नाम आ रहा, भूपर्पटी, समझिए, भूपर्पटी भरा जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के सबसे निचली परत को खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कहते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत को रिक्त स्थान है, पूर्ति करना है कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, सबसे निचली परत को क्रोंड, क्रोंड रिक्त स्थान की पूर्ति में भरा जाएगा, क्रोंड भरा जाएगा, समझ गए, यहाँ पे क्रोंड भरा जाएगा, क्रोंड। देखिए बहुत जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूँ, आप प्रश्नों को ध्यान से सुने, समझे, याद करें और नोटबुक में भी उतारते जाएं, तो आपको बाद में याद करने के लिए आसान हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5, चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है। चूना पत्थर का जब रूपांतरण होता है तब क्या बनता है, ये आपको भरा जाएगा। तो चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप रिक्त स्थान बनता है, तो क्या बनता है, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, संगमरमर, संगमरमर। चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनता है। रिक्त स्थान में संगमरमर आपको याद करना है, लिखना है, समझना है। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 6, मेंटल की ऊपरी परत को खाली स्थान कहते हैं। मेंटल के ऊपरी परत को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, मेंटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो मेंटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, ऊपरी, ऊपरी मेंटल, मेंटल, समझिए, मेंटल की ऊपरी परत खाली स्थान में ऊपरी मेंटल कहते हैं, समझिए ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संघटन तथा खाली स्थान बदल जाता है। प्रश्न नंबर 7 देखें, रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संघटन तथा खाली स्थान में क्या भरेंगे, बदल जाता है। तो प्रश्न नंबर 7, तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संघटन तथा रूप रंग बदल जाता है। प्रश्न को फिर से, रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संघटन तथा रूप रंग बदल जाता है। प्रश्न नंबर 7 में रिक्त स्थान में रूप रंग भरेंगे, रूप रंग लिखेंगे, याद करेंगे। हिमालय पर्वत जो रिक्त स्थान कहलाता है।
तो हिमालय पर्वत, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार, भारत का पहरेदार, हिमालय पर्वत जो कहलाता है, रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? भारत का पहरेदार कहलाता है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है, रिक्त स्थान में भारत का पहरेदार लिखेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। प्रश्न नंबर 9, आग्नेय चट्टानों को खाली स्थान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को फिर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक, और बड़ा लिख देता हूँ, प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो खाली स्थान कहलाता है। मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो कहलाता है, भाई क्या कहलाता है? चलिए बताने का प्रयास करें। तो क्या कहलाएगा? लावा। मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये तुम्हारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसी में से लघु उत्तरीय आपको पहले पूछ लिया हूँ, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, इसको सही से आप याद करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है और याद करना पड़ता है। तो याद कीजिए, लिखिए, समझिए, जैसे भी आपको याद हो उसको कीजिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को में पहला प्रश्न है, आग्नेय शैल की क्या विशेषताएं हैं? आग्नेय शैल की क्या विशेषताएं हैं? तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? नहीं समझ में आएगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, या आप स्किप कर करके, पीछे कर करके तब याद कर लें, समझ लें, याद करें, लिखें, नोटबुक बनाएं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, आग्नेय शैल की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर लिखना चालू करेंगे। आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब इन विशेषताओं को, प्रश्न है आग्नेय शैल की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब उन विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं। आग्नेय शैल, ये शैल कठोर होती है। पहली विशेषता, ये शैल कठोर होती है। दूसरी, अन्न अपरदन कम होता है। अन्न अपरदन कम होता है। तीसरी विशेषता, ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। ये शैल रवेदार और दानेदार होती हैं। अब चौथी विशेषता की ओर चलते हैं। चौथी विशेषता, इन शैलों में परत नहीं पाई जाती। आग्नेय शैलों की बात हो रही है।
इन शैलों में परत नहीं पाई जाती। पांचवी विशेषता, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ये मैग्मा है, लावा है, ज्वालामुखी विस्फोट से जो तरल पदार्थ, जो ज्वलनशील पदार्थ निकलता है उसमें जीवाश्म पाए ही नहीं जाएंगे। तो पांचवी विशेषता, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। छठवीं विशेषता, इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। अभी अभी हम आपको बताए कि ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा जो मैग्मा ऊपर आता है, जिसको हम लावा कहते हैं, गर्म होता है, उसमें जीवाश्म पाया नहीं जाता। तो वही यहाँ पे आपको बता रहा, इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी से होता है। सातवां देखें, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ सोना, चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं। ये खाली स्थान या छोटे प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्नों में सबको समेट दिया हूँ, वो पढ़ेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। फिर से सुन ले, आग्नेय शैलों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये शैल, नंबर 1, ये शैल कठोर होती है। नंबर 2, अन्न अपरदन कम होता है। नंबर 3, ये शैल रवेदार और दानेदार होती है। नंबर 4, इन शैलों में परत नहीं पाई जाती। नंबर 5, इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। नंबर 6, इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। नंबर 7, इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ सोना, चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं। चलिए भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लें या हम 2 मिनट के लिए यहाँ पे रोकते हैं इसको। फटाफट याद कीजिए, समझिए, पढ़िए, नोटबुक में उतारिए। चलिए जल्दी कीजिए भाई, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, नोटबुक में उतारने की कोशिश करें। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन, इसीलिए इसको टाइप करके डाला हूँ, प्रिंटेड डाला हूँ कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। जल्दी जल्दी पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें, नोटबुक में लिख लें। तो चलिए, हम ये समझ चुके होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, रूपांतरित या कायांतरित शैल की क्या विशेषताएं हैं? रूपांतरित या कायांतरित शैल की क्या विशेषताएं हैं? ठीक, अब इनकी विशेषताओं, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में है। प्रश्न नंबर 2, रूपांतरित या कायांतरित शैल की क्या विशेषताएं हैं? अब इन विशेषताओं के बारे में हम याद करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, जो भी उचित समझें। इसकी विशेषताएं हैं, उनके पास क्रिस्टलीय है और बैंडेड या पत्तेदार बनावट है। क्या है भाई? पहली विशेषता, उनके पास क्रिस्टलीय है और बैंडेड या पत्तेदार बनावट है। पहली विशेषता, उनके पास क्रिस्टलीय है और बैंडेड या पत्तेदार बनावट है। दूसरी विशेषता, ये चट्टानें पृथ्वी की सतह के अंदर इसके ऊपर चट्टान की परतों के साथ दफन है। दूसरी विशेषता क्या है? ये चट्टानें पृथ्वी की सतह के अंदर इसके ऊपर
चट्टान की परतों के साथ दफन है। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता की ओर चलते हैं। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं नीस, स्लेट, संगमरमर, शिस्ट और क्वार्टजाइट आदि। तीसरी विशेषता है कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं नीस, स्लेट, संगमरमर, शिस्ट और क्वार्टजाइट। ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है स्लेट और क्वार्टजाइट टाइलें भवन निर्माण में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली रूपांतरित चट्टानें हैं। चौथी विशेषता क्या है? स्लेट और क्वार्टजाइट टाइलें भवन निर्माण में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली रूपांतरित चट्टानें हैं। चलिए भाई, यहाँ पे 2 मिनट के लिए हम रोकते हैं। तो 2 मिनट में आप लिखने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप याद करें, समझें और नोटबुक में लिख लें, अच्छी बात रहेगी। तो रूपांतरित या कायांतरित शैल की क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, उनके पास क्रिस्टलीय और बैंडेड या पत्तेदार बनावट है। दूसरी, ये चट्टानें पृथ्वी की सतह के अंदर इसके ऊपर चट्टान की परतों के साथ दफन हैं। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं नीस, स्लेट, संगमरमर, शिस्ट और क्वार्टजाइट आदि। स्लेट और क्वार्टजाइट टाइलें भवन निर्माण में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली रूपांतरित चट्टानें हैं। चलिए भाई, 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसको रोकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद याद कर लें, समझ लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लिख भी सकते हैं। चलिए 2 मिनट के लिए हम इसको रोकते हैं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें, लिख लें, नोटबुक बना लें एक, उसमें लिखते जाएंगे, बाद में आपको काम देगा, याद करने में आपको सहायता मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, परतदार शैल की क्या विशेषताएं हैं? नंबर 3, परतदार शैल की क्या विशेषताएं हैं? प्रश्न लिखें, याद करें, समझें। परतदार शैल की क्या विशेषताएं हैं? तो नंबर 1, अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। परतदार चट्टानों को अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। समझिए, परतदार चट्टान को, परतदार शैल को अवसादी शैलें या अवसादी चट्टानें भी कहते हैं। दूसरा क्या विशेषता है? इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। परत दर परत जो शैल चट्टानें जमती जाती हैं, उसके अंदर में जीवाश्म पाए जाते हैं, जीव जंतुओं के अंश पाए जाते हैं। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। दूसरी विशेषता, इन चट्टानों में लौहयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। तीसरी विशेषता, इन चट्टानों में लौहयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। अब चौथी विशेषता की तरफ चलते हैं।
खनिज तेल औषधि चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल औषधि चट्टानों में पाया जाता है। ये परतदार शैल की विशेषताएं हो गई। अब हम आगे ये 2 मिनट रोकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके बाद में याद कर सकते हैं, बाद में समझ सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। तो चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परतदार शैल की क्या विशेषताएं हैं, इनका स्क्रीनशॉट लें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस पे और बाद में लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये आपके पास रहेगा, या फिर सेशन को पीछे कर करके याद करना, बार बार सेशन को देखना। जैसा आप चाहोगे बार बार सेशन को देख देख के लिखोगे तो आपको याद जल्दी होगा। सेशन को बार बार पीछे कर करके याद करोगे तो आपके माइंड में ये जल्दी बैठेगा, आपको जल्दी याद होगा, आपको दिक्कत कम आएगी। स्क्रीनशॉट लेके लिखेंगे तो एक ही बार में स्क्रीनशॉट लिया लिख लिया, पर वीडियो को बार बार पीछे करके लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4, कायांतरित या रूपांतरित शैल क्या है? कायांतरित या रूपांतरित शैल क्या है? प्रश्न नंबर 4 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। कायांतरित और रूपांतरित शैल क्या है? तो इसके वो विशेषता बताया हूँ, अब ये क्या है ये आपको बता रहा हूँ। कायांतरित शैल यह तब बनता है जब गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर, नाइस आदि। बड़ी गर्मी और दबाव के कारण पिघली हुई मैग्मा बनाने के लिए कायांतरित शैल पिघल जाती है। जब आग्नेय और अवसादी शैल ताप और दाब के अधीन होती हैं तो ये कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर से कोशिश करेंगे हम एक साथ लाने के लिए। आ गया तो ठीक है, प्रश्न पहले आप याद कर लो या लिख लो, फिर कोशिश करेंगे पूरा ये ऑप्शन जो है कायांतरित या रूपांतरित शैल क्या है, ये एक ही सेशन, इस सेशन में एक ही साथ ले आएँ ताकि आप उसको पढ़ सकें, याद कर सकें, लिख सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। तो कायांतरित या रूपांतरित शैल क्या है ये प्रश्न लिखिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कायांतरित या रूपांतरित शैल क्या है, हो गया। अब हम आगे कोशिश करेंगे सब एक साथ लाने का, ठीक, एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, कायांतरित शैल यह तब बनता है जब गर्मी और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानें बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर, नाइस आदि। बड़ी गर्मी और दबाव के कारण पिघली हुई मैग्मा बनाने के लिए कायांतरित शैल पिघल जाती है। जब आग्नेय और अवसादी शैल ताप और दाब के अधीन होती हैं तो वे कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। तो चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका याद कर लें, समझ लें, नोटबुक में उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको अच्छा लगे। हम 2 मिनट के लिए ये सेशन यहाँ पे रोकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तभी अच्छा है,
और हमारा तो विचार है कि सेशन को पीछे कर कर के लिखिए। आपके आंखों के सामने बार बार वो शब्द आएंगे और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं, याद करना चालू करें, नोटबुक में लिख लें। सीधी सी बात, नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें। आपको बार बार याद करने के लिए, देखने के लिए, लिखने के लिए सब हो जाएगा। तो ये आपके सामने है। चलिए अब इसी के साथ हम सेशन का समापन करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या लिख चुके होंगे नोटबुक में, या याद इतनी जल्दी याद नहीं होगा तो याद करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोटबुक में डायरेक्ट लिख लें। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।